हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 1 का मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक ले रहे हैं कि किस तरीके से इंडियन रेनेसां जो था इन्होंने हमको नेशनल आइडेंटिटी तक पहुंचने में बहुत हेल्प करी। इफ यू रिमेंबर 1857 के अंदर जब रिवोल्ट 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब ये कहा गया था कि पूरा इंडिया एज ए नेशन आगे आके इन्होंने रिवोल्ट करा है। सो उससे पहले बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए थे, बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर्स थे, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विद्याधर जी एंड exactly like him there were a lot more people जिन्होंने इंडिया में सोशल, कल्चरल, रिलीजियस इस तरह के रिफॉर्म लाने की कोशिश करी थी। और इसी रिफॉर्म में एक नेशनल आइडेंटिटी ऐसी थी जो हमने उस वक्त में प्राप्त करी थी। तो इंडियन रेनेसां जो भारतीय पुनर्जागरण की हम बात करते हैं, किस तरीके से इसने हमको हमारी आइडेंटिटी अचीव करने में हेल्प करी, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन, 2019 में एक क्वेश्चन आया था जीएस 1 हिस्ट्री के पोर्शन से है, ये मॉडर्न हिस्ट्री के पोर्शन से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जामिन the linkage between 19th century Indian Renaissance and the emergence of Indian identity। क्या बोल रहा है कि 19th century में मतलब 1800वीं शताब्दी के आसपास की बात करें, 1800 का जब फेज चल रहा था उसी वक्त में आपको पता है 19th सेंचुरी मतलब 1800 की बात करें, 20th सेंचुरी मतलब 1900 की बात करें, जैसे अभी 2000 चल रहा है तो ये 21वीं सेंचुरी है। सिमिलरली 19वीं सेंचुरी मतलब 1800 जो आगे पीरियड है उसमें इंडियन रेनेसां जो भारतीय पुनर्जागरण था वो इमर्जेंस, देखो इसने बात करी है इमर्जेंस की, ठीक है। इमर्जेंस का मतलब है कि इससे पहले नेशनल आइडेंटिटी नहीं थी, अभी धीरे धीरे इमर्ज हो रही है हमारी वो आइडेंटिटी कि हम खुद को भारत के साथ लिंक कर रहे हैं। पहले हम हमारे रीजन के साथ लिंक करते थे कि हम मराठा हैं, हम मौर्य हैं, हम मुगल हैं, हम राजपूत हैं, इस तरीके से रीजनल आइडेंटिटी थी। तो रीजनल आइडेंटिटी से निकल के एक नेशनल आइडेंटिटी पे पहुंचने में इंडियन रेनेसां ने बहुत हेल्प करी थी। तो हमको इसमें लिंकेज पता करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम बहुत सेपरेटली पढ़ते हैं, पर दिस इज ए क्वेश्चन जहाँ पे आपको सोचना है कि अच्छा ये जो रिफॉर्म करा था, हाउ डिड इट हेल्प इन अचीविंग अवर इंडियन रेनेसां, किस तरीके से इस इंडियन रेनेसां ने भारतीय हमको एज ए भारतीय होने की वो जो उपलब्धि है वो प्राप्त करी। तो इसी बारे में बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ये क्वेश्चन करा गया है। कंटेंट देखो इसका, देखो रिफॉर्म को जनरली हम एज ए रेनेसां नहीं बोलते हैं कि पुनर्जागरण था। क्या रिफॉर्म क्या था कि सोसाइटी में कुछ इवल्स थी, उन इवल्स को बाहर निकाला गया था। तो ये हम ऐसे बोल सकते हैं कि लार्जली सोशल एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग थी, एंड दैट ऑल्सो पर्टिकुलरली फ्रॉम द अपर मिडिल क्लास थी, जो एजुकेटेड इंटेलेक्ट पीपल थे। जैसे कि राजा राम मोहन राय बंगाल के अंदर थे, तो उन्होंने जो लाइफ ऑफ वुमन थी उनमें जो उन्होंने रिलीजियस प्रैक्टिसेस में रिफॉर्म लेके आए थे, जैसे सती प्रथा उन्होंने बंद करवाई थी। उन्होंने बोला था कि वो ये हमारा मोनोथिज्म लेके आए थे, मूर्ति पूजा को उन्होंने मना करा था। और इसी तरह उन्होंने ये भी बोला था कि अगर मुझे किसी भी ग्रंथ के अंदर ये मिल जाए कि सती प्रथा को उन्होंने हाँ बोला है तो मैं उन ग्रंथों को जला दूंगा। तो इस तरीके से ये उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया था। सिमिलरली दयानंद सरस्वती जी थे नॉर्थ इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर हमारे प्रार्थना समाज फाउंड करा था एमजी रनाडे ने। आंध्र प्रदेश के अंदर वीरेशलिंगम जी ने हमारा वो मूवमेंट चलाया था, कास्टिज्म के लिए भी मूवमेंट था। तो ये सारे अपर कास्ट फिनोमेना थे। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर रेनेसां को जो है ये जनरली एक प्री पॉलिटिकल फेज माना जाता है। मतलब हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हुआ था उससे पहले का एक फेज माना जाता है, जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल से पहले का फेज है। एक ऐसा पीरियड था जब इंडियंस धीरे धीरे जागरूक होना स्टार्ट हुए थे कि हमारे सोसाइटी में क्या इवल्स है, क्यों हमको ये व्हाइट सुप्रीमेसी दिखा रहे। तो ऐसे सोशल एंड कल्चरल प्रिपरेशन हुआ था, तब काफी प्रोग्रेसिव एंड रेडिकल पॉलिटिकल प्रोग्राम की तरफ हम धीरे धीरे मूव होना स्टार्ट हुए थे। तो ये जो सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट थे, पॉपुलरली इन्हीं को हम रेनेसां बोलते हैं। तो ये रिफॉर्म से, ये मूवमेंट से, ये रिफॉर्म से एक साइंटिफिक रेनेसां था। इफ यू रिमेम्बर यूरोपियन के अंदर हुआ था, तो दैट इज अ कंप्लीट मतलब सिमिलर लाइन पे बोल सकते हो, वो काफी पहले हुआ था। तो इसीलिए इसको भी पुनर्जागरण बोला गया है कि आप अपने अंदर झांक के देख रहे हो कि मुझ में क्या कमी है, तो रेनेसां हो रहा है। तो ये इसको नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एक नेचुरल आउटकम था रेनेसां का। मतलब रेनेसां का
ऐसा जब रिफॉर्म्स हो रहे थे तो ये आइडिया नहीं था कि हम इसको एज अ नेशनल आइडेंटिटी प्राप्त करने के लिए करेंगे क्या, लेकिन वो क्या हुआ, उसका एक नेचुरल आउटकम हो गया था। 19th सेंचुरी में काफ़ी सारे ऐसे सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए थे इंडियन पॉलिटी एंड सोसाइटी के अंदर, जिसमें ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का एक्सपेंशन हुआ था, पूरे इंडिया में उन्होंने कंसोलिडेट करा था। और उसी वक्त में इंडियंस को ये चीज़ रियलाइज होना भी स्टार्ट हो गया था कि ब्रिटिशर्स अपने इंटरेस्ट के लिए हमारे इंटरेस्ट है उनको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब दे आर मोर फोकसिंग ऑन देयर ओन प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। तो ऐसे में जो मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर था, मतलब हमारी जो इंटेलेक्ट सोसाइटी थी, जो इंटेलेक्ट पीपल थी, उन्होंने जब बाहर की जो बुक्स थी इंटेलेक्ट सोसाइटी से उन्होंने इंटरेक्ट करा, इस तरीके से जब पढ़ा, तो एक ऐसा नया अवेकनिंग आया था कि इस फॉरेन पावर को हम इस तरीके से डिफीट क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारी सोसाइटी में खुद इतनी इवल से, वी नीड सम रिफॉर्म्स। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो था विच वॉज वेरी फेमिलियर विद द एजुकेटेड क्लासेस, तो उन्होंने आइडिया ऑफ इक्वालिटी, आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना स्टार्ट करा था। और यहीं पे मॉडर्न साइंस, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजन एंड ह्यूमैनिज्म, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं हमारे इंडियन रेनेसां से आए थे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इक्वालिटी, लिबर्टी, नेशनलिज्म, ये सारे धीरे धीरे नेचुरल आउटकम है इंडियन रेनेसां के, जब इंडियन स्टार्टेड थिंकिंग ऑन दैट। तो मोस्टली जो थॉटफुल इंडियंस थे, दे वर प्रोडक्ट ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन, जो धीरे धीरे स्ट्रेंथ भी बनी और सोसाइटी की, मतलब एकदम इट लुक फॉर दी कि सोसाइटी में क्या स्ट्रेंथ्स है हमारी। मतलब हमने बोला था कि बैक टू वेदास, दयानंद सरस्वती जी ने बोला था बैक टू वेदास, कि हमने अपना एंशिएंट कल्चर, जो हमारा सिविलाइजेशन थी, इसको रिवाइव करने स्टार्ट कर दी। कि some foreign people are coming and saying कि तुमको कुछ नहीं आता है, तुम प्रिमिटिव लोग हो, then we started looking backward कि सच में हम प्रिमिटिव हैं क्या। then तो फिर हमने हमारी जो पुरानी सभ्यता थी उसको उभार के लेके आए, हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस में हमने पता करा कि हाँ यार, हम विडो रीमैरिज नहीं करते, हम कितना उन पर अत्याचार करते हैं, महिलाओं की सिचुएशन कैसी है, एजुकेशन सही नहीं है, इस तरह के बहुत सारे सोशल इवल्स है। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे हमने देखना स्टार्ट करा, तो ये हमारे तो स्ट्रेंथ और वीकनेस जो हमारी खो गई थी उसको धीरे धीरे हमने वापस देखना स्टार्ट करा, उसको हमने वापस रीगेन करना स्टार्ट करा। ऐसे में ये मोर लाइक ए न्यू कल्चरल प्रोजेक्ट था, जहाँ पे पार्शली ये मैनिफेस्टेड था कि जो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स है, इन्हीं को हमने इंडियन रेनेसां का नाम दे दिया था। नाउ दिस वाज आल्सो ए पीरियड जहाँ पे ट्रांजिशन इन वैल्यूज दिखाई दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेंसिबिलिटी, कि हमको पता, हम लोग वी स्टार्टेड रियलाइजिंग एंड वी स्टार्टेड आल्सो एक्नॉलेजिंग इट्स कि दिस इज अ सोशल इवल वी नीड टू रिमूव। ऐसे में कल्चरल क्रिएटिविटी का भी रीबर्थ हुआ था, चाहे वो आर्ट में हो, पोइट्री के अंदर हो या म्यूजिक के अंदर हो। तो ये पूरा एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था, पूरे डिफाइनिंग फीचर था पूरे मोमेंट का, जिसने हमको पास्ट में जाके एक बार हमको रिवाइव करने की एक क्या बोलते हैं कि इट गिव अस द वे कि वी लुक बैक एंड वी रिफ्लेक्ट अवरसेल्फ, कि हम लोग मिरर में देख के देखें कि क्या हम वाकई में वी आर लाइक रियली दैट नॉट सुपीरियर और इन्फीरियर फ्रॉम द वाइट पीपल। जो वाइट सुप्रीमेसी वाला कॉन्सेप्ट था उसको ब्रेक करने का हमको एक मौका मिला था। तो जैसे कि राजा राममोहन राय ने हिंदू स्कल्पचर्स को, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ही सेड कि आई बेट ऑन दिस, कि मैं उनको जला दूंगा अगर वो सती प्रथा को मानते हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने विडो रीमैरिज कैंपेन के लिए, नारायण गुरु ने एडवोकेसी करी थी यूनिवर्सलिज्म के लिए, कि सोशल ऑब्स्ट्रक्शंस जो है या रिलीजियस सुपरस्टिशंस या जो ऐसे इरेशनल रिचुअल्स हैं जिनका कोई मायना नहीं है, उनको हटाने का। तो ऐसे जो कॉमन फीचर थे, दे स्टार्टेड शेयरिंग के, जो ट्रांसफॉर्मिंग होता है कि आप एग्जिस्टिंग सोशल एंड कल्चरल कंडीशन से निकल के जो ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस या रिचुअल्स जो इंसान को इंसान ना समझते, मतलब यू नो दैट कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वालिटी वो नहीं था, जहाँ पे वुमेन की जो लाइफ है वो ऑप्रेस हो रही थी, तो उन सबको हटाने का यहाँ पे एक तरीका आया था। नाउ रेनेसां इज मोर लाइक ए प्यूरिफाइड एंड रीडिस्कवर, प्यूरिफाई एंड रीडिस्कवर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। मैं ये कुछ भी नहीं बोल रही हूँ कि हम कुछ नया ब्रेकिंग नया लेके आए थे, कि हम नया कुछ भी नहीं लेके आए थे, ये सब पहले से था। तो ये सब हमारा एक ऐसे कन्फर्मेशन था कि इंडियन आइडल ऑफ रेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, मोनोथिज्म या इंडिविजुअलिज्म जो है, ये सब तो हमारा ऑलरेडी था, हमको जस्ट उसको रिवाइव करने की जरूरत थी। एंड दैट ऑल्सो मीन कि हमको ये भी रियलाइज हुआ कि इंडियन सिविलाइजेशन किसी भी तरीके से कतई भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कम नहीं है, तो चाहे और इवन स्पिरिचुअल अकॉम्प्लिशमेंट के अंदर तो वो सुपीरियर है। तो ये हमको रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ था, और इसी रियलाइजेशन ने पूरा जो रिलीजन से ऊपर उठ के हमको एक एज अ नेशनल आइडेंटिटी की तरफ लेके गया था। मतलब अभी जो
देखो जब हमने रियलाइज करा कि, तो हमने ऐसे रियलाइज नहीं करा था कि मैं एज ए मराठा इतना स्ट्रांग था, मैं एज ए मुगल इतना स्ट्रांग था। वी स्टार्टेड रियलाइजिंग द इंडियन कल्चर। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियनाइजेशन है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी है, दैट स्टार्टेड कमिंग। तो यहीं पे इंडियन ने वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि हमारा हिस्ट्री इतना रिच है, हमारा कल्चर इतना हेविली इन्वेस्टेड है। हमारे जितने भी राजा महाराजा आए थे, उन्होंने हमारे कल्चर पे, आर्ट पे, पोइट्री पे, हमारे स्कल्पचर्स पे कितना ध्यान दिया था। और ये सारा हमारा क्या है, स्पिरिचुअल, जिसको बोलते हैं ना धरोहर है हमारी, वो है। तो यही सब नेशनल पर्सनालिटी को हमको आगे लाने में, उसको रियलाइज करने में उसको हेल्प करा था। तो और ये जो इंडियन इंटेलिजेंसिया था, इन्होंने इस चीज की इंपॉर्टेंस को रियलाइज कर लिया था कि अगर कल्चरल एक्टिविटी और पॉलिटिकल को कंबाइन कर लेंगे ना, तब कल्चरल एक्टिविटी और पॉलिटिकल में सोशल रिफॉर्म्स और भी अच्छे होंगे। हालांकि दिस इज ऑल्सो वन वे कि कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक को रिलीजन के साथ भी मिला दिया था। तो इसमें थोड़े से कुछ ना वो भी था कि ये बहुत ही हिंदुइज्म वाला था, इसमें एक थोड़ा हिंदू एंड मुस्लिम का भी थोड़ा डाइवर्जेंट साइड टाइप होने लग गया था। कि इसके नेगेटिव पॉइंट के बारे में अभी हम नहीं बात करेंगे, बट हाँ ये डेफिनेटली है कि इसने बहुत सारे रिलीजन को, क्योंकि आप मुस्लिम में भी देखोगे ना, तो दे स्टार्टेड रिवाइविंग द मुस्लिम रिलीजन ऑल्सो। सो every religion, caste and gender, there was a reviving। तो ये इट एनहांस्ड द आइडेंटिटी ऑफ हर एक इंडिविजुअल को। उसने ये चीज रियलाइज कराई थी कि सबसे पहले आप एक इंसान हो और उसके बाद में आप एक हिंदुस्तानी हो। और ये हर एक डायरेक्शन से ये जो रियलाइजेशन है स्टार्टेड कमिंग। तो सिर्फ सोशल स्पेयर में नहीं कि सोशल इवेंट्स को हटाया हमने, चाहे आर्ट हो, कल्चर हो, साइंटिफिक हो। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक पेंटिंग थी, उन्होंने विक्टोरियन नेचुरलिज्म तो जो था उसका डोमिनेशन ब्रेक करा था। उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी मुगल, अजंता और राजपूत पेंटिंग से, और उन्होंने विक्टोरियन म्यूजियम से बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग्स ऐसे बनाई थी। तो ये जो मूवमेंट था, इट नॉट जस्ट टॉक्ड अबाउट द ब्यूटी, द नेशनलिज्म, इसने पूरे हिंदुस्तान में भारतीयता की जो फीलिंग होती है कि रीजन से ऊपर उठ के देश के बारे में, हिंदू नहीं बोलूंगी एग्जैक्टली, लेकिन हाँ हिंदुस्तान के बारे में सोचो। फिलोसफी, इसका आर्ट, पोइट्री, म्यूजिक और इसका हमारा जो जीने का तरीका है, उसके बारे में फोकस लेके आना स्टार्ट करा था। एंड इट बॉट अ प्राइड ऑफ सेंस इन स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। वेस्टर्न थोड़ा मटीरियलिज्म की तरफ था, इंडियन सिविलाइजेशन स्पिरिचुअल एसेंस था। तो इसने इंडियंस को मोटिवेट करा था कि कॉलोनियल स्टेट है उसको कन्फ्रंट करे, कि जो न्यू इमर्जिंग पब्लिक स्पेस है उसमें कन्फ्रंट करने का हमको कॉन्फिडेंस दे दिया था। दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि ये पूरा एक ऐसा आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन हो गया था इंडियन, मतलब अगर आप देखो ना, तो जैसे इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल हमारा जो था, उसका पूरा बेस इसी इंडियन रेनेसा के अंदर बना था। तो अगर ये नहीं होता इंडियन रेनेसा, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो पूरा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो फेज है, वो प्रोबेबली कुछ साल आगे खिसक गया होता है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज में था। तो हमारा 1947 में जब हम डीकॉलोनाइज हो गए, हम जब इंडिपेंडेंट हो गए, तो उसके बाद में हमने बहुत सारी कॉलोनियल कंट्रीज की हेल्प करी थी डीकॉलोनाइजेशन के अंदर। वी वर वन ऑफ द लीडर इन डीकॉलोनाइजेशन। तो ऐसे के अंदर वो इसीलिए हुआ क्योंकि बहुत पहले हमने हमारे ये इंडियन रेनेसा के थ्रू नेशनल आइडेंटिटी को अचीव कर लिया था। नहीं तो हम वैसे ही अगर अलग अलग होके लड़ते रहते, तो कभी हम एक होके एज ए इंडियन, एज ए हिंदुस्तानी अंग्रेजों का सामना नहीं करते। तो इट एक्चुअली हेल्प इन रिवाइविंग द इंडियन नेशनलिज्म। तो आई होप अभी आपको आई थिंक इट इज क्लियर, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम में इतना मोटा चैप्टर पढ़ा है अभी, आई थिंक यू कैन हैव मोर देन जस्ट द फैक्चुअल डिटेल के लिए। यार इतना है कैसे याद होगा, आई नो इट्स वेरी टफ टू रिमेम्बर दोज फैक्चुअल डिटेल्स की किसने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, किसने क्या खोला नहीं खोला, किसकी कौन सी बुक है, एंड इट्स वेरी टफ टू रिमेम्बर। बट अभी उसका प्रैक्टिकलिटी भी देखो कि वहां से हमारा नेशनल आइडेंटिटी इमर्ज होकर आया था, एंड दैट इज अ क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दैट, एंड दैट्स वेरी डिफरेंट क्वेश्चन एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑल्सो। सो दिस वॉज इट। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। अपना ध्यान रखिए, डबल मास्क पहनिए, जब घर से बाहर मत निकलिए। देखो अभी तो पर्टिकुलरली सेकेंड वेव का पीक आने वाला है, एंड सम आर सेइंग दैट द थर्ड वेव इज आल्सो कम। तो बिल्कुल जब तक पॉसिबल है घर से बाहर मत निकलो, घर से काम कर लो, यार छत पे वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो, बस थोड़ा घर के अंदर ही रहो जहां तक पॉसिबल है। एक बार चीजें थोड़ा सेटल हो जाए तब बाहर निकल लेना, तब जाके मोमोज एंड गोलगप्पे भी खा लेना। अभी थोड़ा एकदम घर पे रहो, ठीक है। अभी इट्स to have fear for our own life and our people's life also. So this is it. I'll see you guys in the next video. Jai Hind.